हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ अन अकेडमी। गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है ये भी मेरे प्यारे मित्रों बहुत अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर से सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे सभी मित्र। उसके बाद में आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की चर्चा को हम मेरे प्यारे दोस्तों प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में। अगर आप लोगों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो इसे डाउनलोड अवश्य कीजिएगा और यहाँ आप मुझे सर्च कीजिएगा प्रवीण कुमार के नाम से। जैसे ही मेरे प्यारे दोस्तों आप मुझे सर्च करेंगे, मेरा प्रोफाइल आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। सर्च कीजिएगा मेरे नाम से, प्रवीण कुमार के नाम से, और जैसे ही सर्च करेंगे प्रोफाइल दिखेगा और यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो अवश्य कर लेना, ताकि मेरे द्वारा जो भी स्पेशल सेशन लगाए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को मिल सकेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे जो आरपीएससी कैटेगरी है यहाँ पर एलडीसी के लिए कोर्स आ रहा है, हाई कोर्ट एलडीसी के लिए, और साथ ही साथ पटवार के लिए टेस्ट सीरीज भी आ रही है। तो ये अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर तो आरपीएससी कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ एसएससी कैटेगरी में भी मेरा कोर्स आ रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का। ये कोई भी कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर किसी भी कैटेगरी में कोई भी कोर्स अगर आपको लेना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, तो मेरा रेफरल कोड रहेगा प्रवीण11। इसको आप अप्लाई कर देंगे, 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों मिल जाएगा। आपको ये भी पता होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जैसे ही हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो है जिस कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उस सब कैटेगरी की सभी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ वीकली क्विज भी आपको मिलेगा, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है और डाउट सेशन में मेरे प्यारे दोस्तों रखा जाता है। तो रेफरल कोड जरूर ध्यान में रखिएगा, प्रवीण11 अपना रेफरल कोड रहेगा। आगे बढ़ते हैं जी, बात को आगे बढ़ाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और हम बात कर रहे थे सांभर या फिर अजमेर के चौहान जो आते हैं उनके बारे में। सांभर या अजमेर के चौहान वंश की बात चल रही थी। और मेरे प्यारे दोस्तों, पिछला सेशन जो हमारा रहा उसमें मैंने आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया था। इसके बारे में चर्चा की थी। पृथ्वीराज चौहान की बात अगर की जाएगी तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपके पृथ्वीराज चौहान जो है इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई, जैसे इनके द्वारा जो सैन्य अभियान किए गए थे, साथ ही साथ दिग्विजय की नीति के तहत जो युद्ध किए गए थे, जैसे सतलज प्रदेश में निवास करने वाले भंडारक जाति के विद्रोह का दमन इनके द्वारा किया गया था। साथ ही साथ हमने ये भी बात की कि महोबा के शासक परमर्दिदेव चंदेल को पराजित किया और कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता को उठा के लेके आए थे। गुजरात के शासक भीमदेव को पराजित किया। 1191 ईस्वी में मेरे प्यारे दोस्तों जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उस तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया। लेकिन अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ा था, क्योंकि मोहम्मद गोरी की द्वारा पृथ्वीराज चौहान की विश्राम कर रही सेना के ऊपर क्या कर दिया गया था, आक्रमण करने का कार्य किया गया था। तो यहाँ तक चर्चा हमारी हो चुकी थी, यहाँ तक बात हमारी हो चुकी थी। उसके आगे बढ़ते हैं जी। पृथ्वीराज चौहान जो है इनके दरबारी विद्वान जो आते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान कौन कौन से थे। जैसे अगर बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी विद्वान आते हैं उनकी बात अगर हम करें तो जैसे एक का नाम आता है जनार्दन, जयानक, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई का तो नाम आपने अवश्य सुना होगा। वागीश्वर, विद्यापति गौड़, हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी विद्वान आते हैं उनके बारे में। मैंने आपको बताया जनार्दन, वागीश्वर, जयानक, चंद्रवरदाई, साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों विद्यापति गौड़, और साथ ही आशाधर का भी नाम आपने अवश्य सुना होगा। आशाधर, ये सभी जो थे ये मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान थे। इनके नाम आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा।
जनार्दन, जयानक, चंद्रप्रदयी, वागीश्वर, विद्यापति गौड़ और आशाधर, ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान आते हैं। लेकिन एक बात और आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जैसे हम यहाँ पर लिखे जयानक जो आते हैं, क्या इनके द्वारा कोई ग्रंथ की रचना की गई थी क्या? बिल्कुल की गई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आता है जिसका नाम आता है पृथ्वीराज विजय। क्या नाम है? जयानक के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था उसका नाम मैंने आपको बताया पृथ्वीराज विजय। इसी प्रकार चंद्रबरदई की अगर हम चर्चा करेंगे तो चंद्रबरदई का जो नाम आता है, वास्तविक नाम जो आता है वो भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। इनका वास्तविक नाम आता है पृथ्वी भट्ट। क्या नाम है जी? पृथ्वी भट्ट। और इनके ग्रंथ की अगर हम बात करेंगे कि इनके द्वारा रचित ग्रंथ जो आता है वो कौन सा आता है, तो इनका ग्रंथ आता है मेरे प्यारे दोस्तों पृथ्वीराज रासो। कौन सा ग्रंथ है? पृथ्वीराज रासो। और इनके पुत्र की बात हम अगर करें तो पुत्र का नाम आता है जलहण, या फिर इन्हीं को जलहरण भी कहा जाता है। और इस रचना को पूरा करने का कार्य जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर किया जाता है। किसके द्वारा? ये मेरे प्यारे दोस्तों किया गया था जलहण के द्वारा। क्योंकि आपने नाम सुना चंद्रबरदई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो, उसमें ये उल्लेख अपने को मिलता है। क्या उल्लेख अपने को मिलता है? हमें ये उल्लेख मिलता है कि मोहम्मद गोरी जो था वो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को यहाँ से कैद करके गजनी लेके गया, और गजनी लेके गया तो वहां पर ले जाकर के अंधा कर दिया गया और इनको जेल में डाल दिया जाता है वहां पर। और फिर चंद्रबरदई यहाँ से गजनी गए और उनके द्वारा मोहम्मद गोरी को ये कहा गया, किसको? मोहम्मद गोरी को ये कहा जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो शब्द भेदी बाण चला सकते हैं। शब्द भेदी बाण का मतलब ये हुआ कि जहां से आवाज आएगी वहां पर निशाना लगा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मोहम्मद गोरी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो पृथ्वीराज चौहान को बुलाया गया। पृथ्वीराज चौहान को चंद्रबरदई ने एक पंक्ति सुनाई थी, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता उते बैठा सुल्तान मत चुके चौहान। अर्थात मेरे प्यारे दोस्तों ये स्थिति बताएगी कि मोहम्मद गोरी इतनी दूरी और इतनी ऊंचाई के ऊपर आपके सामने बैठा हुआ है और आप इसकी क्या कर दीजिएगा? हत्या कर दीजिएगा। तो पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया, मोहम्मद गोरी को मार गिराया और फिर चंद्रबरदई ने कटार निकाल करके पृथ्वीराज चौहान और बाद में खुद की क्या कर ली? हत्या। ये बात का उल्लेख अपने को केवल और केवल पृथ्वीराज रासो में मिलता है। और तराइन के जो दोनों युद्ध आते हैं, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय, इन दोनों युद्धों का वर्णन भी अपने को इस पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में मिलता है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि चंद्रबरदई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान का देहांत जो है वो गजनी में हुआ था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों ही काफी इंपोर्टेंट ग्रंथ है। जयानक की पुस्तक पृथ्वीराज विजय, चंद्रबरदई की पुस्तक मैंने आपको बताई है पृथ्वी, वास्तविक नाम तो पृथ्वी भट्ट है, इनके ग्रंथ का नाम पृथ्वीराज रासो। यहाँ तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए जी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और क्या इंपोर्टेंट बात है जो पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड हमसे पूछी जा सकती है। तो देखिएगा दोस्तों, एक और इंपोर्टेंट बात आती है, वो क्या आती है? पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर में कला एवं साहित्य विभाग की स्थापना की। जिसका अध्यक्ष पद्मनाभ को बनाया गया। कला एवं साहित्य विभाग की स्थापना कहां पर की जाती है?
ये मेरे प्यारे दोस्तों अजमेर में की जाती है, जिसका अध्यक्ष जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों किसको बनाया गया था, पद्मनाभ को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था। अजमेर में इस स्थापना पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ही की गई थी। साथ ही साथ दिल्ली की हम बात अगर करें तो दिल्ली में पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। कहाँ की बात हम कर रहे हैं, दिल्ली की बात हम कर रहे हैं। दिल्ली में पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है ये करवाया गया था। इसके द्वारा करवाया गया था, ये मेरे प्यारे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ही करवाया गया था। साथ ही साथ इनके देहांत को लेकर के भी अलग अलग मत हमें देखने को मिलते हैं। कैसे, तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ उसके बाद में मैंने ये बताया चंद्रवर्दई के अनुसार तो इनका देहांत गजनी में होता है, जबकि मिनहाजुल सिराज की पुस्तक तबकात नासिरी आती है उसके अनुसार पृथ्वीराज चौहान का देहांत जो है वो मेरे प्यारे दोस्तों सिरसा में हुआ। जबकि अधिकतर इतिहासकारों का ये मानना है कि पृथ्वीराज चौहान का स्वाभाविक देहांत अजमेर में हुआ था, और वो इस बात का आकलन इस प्रकार लगाते हैं कि मोहम्मद गोरी ने तराइन की द्वितीय युद्ध के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को अजमेर का गवर्नर बना दिया था, और उस समय जो सिक्के प्रचलित थे उनको देवल सिक्के कहा जाता था, जिनमें एक तरफ हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर अंकित थी और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम अर्थात मोहम्मद गोरी का नाम लिखा हुआ था। उन सिक्कों के को ध्यान में रखते हुए कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि पृथ्वीराज चौहान का स्वाभाविक रूप से देहांत जो है वो अजमेर में हुआ था। तो देखिएगा, मैं बात अगर बताऊं आपको कि चंद्रवर्दई के अनुसार अगर अपन देखें, चंद्रवर्दई के अनुसार पृथ्वीराज का देहांत, तो ये तो मैंने आपको बताया कि गजनी में हुआ। गजनी कहां पर, अफगानिस्तान में। जबकि दूसरी बात हम अगर देखें मिनहाजुल सिराज की पुस्तक, मिनहाजुल सिराज की पुस्तक तबकात नासिरी, तबकात नासिरी की बात हम कर रहे हैं। तबकात नासिरी के अनुसार कहां पर, सिरसा में इनका देहांत हुआ, ऐसा इसमें लिखा गया है। जबकि अधिकतर इतिहासकारों, या फिर मैं यूं लिख दूं कि अन्य इतिहासकार जो हैं ये इनका ये मानना है कि साहब इनका स्वाभाविक रूप से देहांत जो है ये कहां पर हुआ था, अजमेर में हुआ था। तो देखिएगा, पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर में कला एवं साहित्य विभाग की स्थापना की। साथ ही साथ जिसका अध्यक्ष मैंने आपको बताया पद्मनाभ को बनाया गया। दिल्ली में पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण मेरे प्यारे दोस्तों इनके द्वारा करवाया गया था। और चंद्रवर्दई के अनुसार पृथ्वीराज का देहांत जो है ये गजनी अफगानिस्तान में हुआ। जबकि मिनहाजुल सिराज की पुस्तक तबकात नासिरी आती है, इसके अनुसार हम अगर देखें तो पृथ्वीराज चौहान का देहांत जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों सिरसा में होता है। जबकि अन्य इतिहासकारों का ये मानना है कि इनका स्वाभाविक रूप से देहांत जो है ये अजमेर में हुआ था। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ तक मेरे प्यारे दोस्तों नहीं आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है जी। तो एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा गाइस। ये हमने पढ़ा है जो हमारा अजमेर या सांबर के चौहान का जो टॉपिक था उसके बारे में। तो अब तक हमने 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और बहुत ही जल्दी हमारा ये हिस्ट्री वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। हमने सबसे पहले सभ्यता वाले टॉपिक से पढ़ना मेरे प्यारे दोस्तों प्रारंभ किया था। राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यताएं मैं आपको पढ़ा चुका हूं। उसके बाद जालोर के चौहान, उसके बाद रणथंबोर के चौहान, और अभी अभी हमने टॉपिक क्लियर किया सांभर या अजमेर के चौहान। अब हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, मेवाड़ का इतिहास, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे।
ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, आपने पिछले कुछ वर्षों में पेपर देखा होगा, मेवाड़ का इतिहास एक ऐसा इतिहास है जहां से हर बार आपसे प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों पूछा जाता है। चाहे हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों महाराणा कुंभा की बात हो, चाहे आपके महाराणा प्रताप की बात हो, चाहे राणा सांगा की बात हो। आपने अभी राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम हुआ वो भी पेपर देखे होंगे। लगभग एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्तों मेवाड़ में से प्रश्न अवश्य ही पूछा गया था। लेकिन अजमेर से भी प्रश्न आया था, आना सागर झील को लेकर के, तराइन के युद्ध को लेकर के प्रश्न पूछा गया। रणथंभौर के चौहान में हमीरदेव चौहान को लेकर भी प्रश्न था। तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा अगला टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा हो रहा है, मेवाड़ की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। वर्तमान में ये मेवाड़ जो है वर्तमान राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ का जो क्षेत्र आता है इसे मेवाड़ के नाम से मेरे प्यारे दोस्तों जाना जाता है। काफी गौरवशाली इतिहास रहा है मेवाड़ का इतिहास। और मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हजारों लाखों शूरवीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन अपनी मातृभूमि को कभी अधीनता स्वीकार नहीं करवाने दी। ऐसी भूमि मेवाड़ की भूमि के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि वर्तमान राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़ का क्षेत्र, भीलवाड़ा व चित्तौड़ का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। दूसरी बात हम अगर करें तो मेरे प्यारे दोस्तों ये मेवाड़ का जो क्षेत्र था यहाँ पर इसे प्राचीन काल में सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जी? सीवी जनपद के नाम से इसको जाना जाता था। और सीवी जनपद जो है इसकी राजधानी जो हुआ करती थी इसका नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों मध्यमिका। क्या नाम है? मध्यमिका। और इस मध्यमिका का वर्तमान नाम जो आता है ये आता है नगरी। वर्तमान नाम अगर हम देखें तो मेरे प्यारे दोस्तों वर्तमान नाम आता है नगरी। और ये नगरी कहाँ पर है? चित्तौड़ में आता है। कहाँ पर जी? चित्तौड़ में। मैंने आपको ये बताया कि वर्तमान राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ की बात अगर की जाएगी तो इस क्षेत्र को मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको ये बताया कि प्राचीन काल में इसे सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी जो थी वो मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ पर थी? ये मध्य में ही आती है, जिसका वर्तमान नाम जो है ये क्या आता है? नगरी आता है। और नगरी वर्तमान में कहाँ पर है? ये मेरे प्यारे दोस्तों चित्तौड़ में आता है। कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक नहीं होनी चाहिए जी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बात आती है उसके बारे में चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब देखिएगा जी और क्या इम्पोर्टेंट बात है। मेवाड़ के शासक जो हैं इनकी कुलदेवी के बारे में अगर बात की जाएगी तो मेवाड़ के शासकों की कुलदेवी आती है मेरे प्यारे दोस्तों बाण माता। कौन सी माता? बाण माता। अजमेर या सांबर के चौहान जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो हमने शाकंभरी माता के बारे में बात की। जालोर के सोनग्रा चौहानों के समय हमने आशापुरा माता के बारे में बात की। और यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि कुलदेवी जो आती है वो कौन सी माता है? बाण माता आती है। और मेवाड़ के शासक जो हैं ये अपने आप को एकलिंगनाथ जी का दीवान मानते हैं। अर्थात मेवाड़ के शासक अपने आप को एकलिंगनाथ जी का क्या मानते हैं? दीवान मानते हैं। अर्थात उन्हीं के दीवान के रूप में लोग शासन यहाँ पर मेवाड़ के शासक शासन किया करते थे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंगनाथ जी का दीवान मानते थे। अर्थात हम बात करें एकलिंगनाथ जी जिनके मंदिर का निर्माण बप्पा रावल के द्वारा किया गया था,
कैलाशपुरी नागदा की बात आती है, वहां पर एक लिंगनाथ जी का मंदिर आता है और मेवाड़ के शासक स्वयं को मेरे प्यारे दोस्तों एक लिंगनाथ जी का दीवान मानते थे। मेवाड़ के शासकों की कुल देवी बाण माता आती हैं। ये इस क्षेत्र का प्राचीन नाम सीवी जनपद था, जिसकी राजधानी आती है मध्यमिका, और इसी मध्यमिका का वर्तमान नाम आता है नगरी, जो जिसे मेरे प्यारे दोस्तों चित्तौड़, मतलब नगरी वर्तमान में चित्तौड़ में आता है। अब देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, मेवाड़ का जो राज चिन्ह है उसमें एक पंक्ति लिखी गई है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, अर्थात जो अपने धर्म के ऊपर अडिग रहेगा, जो अपने धर्म के ऊपर अडिग रहेगा उसके ऊपर वाला ईश्वर भी मदद करेगा। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम यहाँ आप लोगों को नहीं होनी चाहिए जी। चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। उत्पत्ति की बात अगर अपन करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, उत्पत्ति जो है इनकी कहां से हुई, सबसे पहले बात हम बताते हैं अबुल फजल की। तो अबुल फजल के अनुसार अगर देखा जाएगा तो अबुल फजल ये कहता है कि इनका संबंध जो है ये कहां से रहा, ईरान से रहता है, लेकिन अधिकतर इतिहासकार इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। इसी प्रकार कर्नल टोड की बात अगर हम करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, कर्नल टोड ये कहता है कि विदेशी जातियों से इनका उत्पत्ति हुई, विदेशी जाति यहाँ पर आके बसी, अर्थात टोड भी इनका संबंध ईरान से ही बताता है। नंबर 3 पर बात अगर की जाएगी तो एक जैन ग्रंथ आता है, और इस जैन ग्रंथ का नाम आता है दोस्तों शत्रुंजय महात्म्य। क्या नाम है जी? शत्रुंजय महात्म्य। और ये शत्रुंजय महात्म्य ये कहता है कि गुजरात में एक स्थान आता है, और इस गुजरात के स्थान की बात अगर की जाएगी तो इसका नाम आता है वल्लभी, और इस वल्लभी की जो राजधानी आती है, इस राजधानी का नाम आता है आनंदपुर, या फिर इसी आनंदपुर को ही कहा जाता है बड़नगर। यहाँ पर वल्लभी नामक स्थान गुजरात में जो है, यहाँ के शासक आते हैं, इनका नाम आता है शिलादित्य, और शिलादित्य की रानी जो आती हैं इनका नाम आता है पुष्पावती, और शिलादित्य और पुष्पावती जो है इन्हीं के पुत्र का नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों गुहिल, और इन्हीं गुहिल या इन्हीं को कहा जाता है गुहिलादित्य। क्या कहा जाता है? गुहिलादित्य कहा जाता है। और इन्हीं गुहिल के द्वारा 566 ईस्वी की बात आती है, 566 ईस्वी में मेवाड़ की स्थापना जो है ये इनके द्वारा की जाती है। ऐसा उल्लेख मैंने आपको ये बताया कि किसमें किया गया है, जैन ग्रंथ शत्रुंजय महात्म्य में किया गया है। और इस मत का समर्थन जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों मोणोत नैन्सी ने भी किया है। किसने किया है? इस मत का समर्थन मोणोत नैन्सी ने भी किया है। मोणोत नैन्सी ने भी किया है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सर्वाधिक मान्य मत जो आता है मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति को लेकर के, सबसे अधिक मान्य मत जो आया वो मैंने आपको बताया कि जैन ग्रंथ शत्रुंजय महात्म्य के अनुसार गुजरात का एक स्थान आता है जिसका नाम आता है वल्लभी, जिसकी राजधानी आनंदपुर या बड़नगर। यहाँ के जो शासक हैं इनका नाम शिलादित्य, जिनकी रानी का नाम पुष्पावती, और इन्हीं का पुत्र गुहिल या गुहिलादित्य, जिसके द्वारा 566 ईस्वी में मेवाड़ की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो ये हमने जानकारी के स्रोत की बात की, अर्थात उत्पत्ति के स्रोत की बात की है। उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक मामला आपका अच्छे तरीके से सेट हो गया होगा। तो हमारा जो अगला सेशन रहेगा दोस्तों, उस अगले सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं जो आगे के मेवाड़ का जो इतिहास आता है उसके बारे में। उम्मीद करूंगा कि आज जो भी हमने पढ़ा बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी तक अगर आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर आप मुझे सर्च कीजिएगा प्रवीण कुमार के नाम से, और मुझे यहाँ फॉलो अवश्य कर लेना, ताकि मेरे द्वारा जो भी स्पेशल क्लासेस लगाई जाती हैं वो आपको देखने को मिल सकेंगी। साथ ही साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आरपीएससी कैटेगरी में मेरा एलडीसी और पटवार के लिए कोर्स आ रहा है, ज्वाइन जरूर करेंगे। एसएससी कैटेगरी में भी मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स आ रहा है, वो भी आप ले सकते हैं। रेफरल कोड रहेगा प्रवीण11। किसी भी कैटेगरी में, कोई भी कैटेगरी में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हैं प्रवीण11, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मेरे प्यारे दोस्तों मिल जाएगा। ओके गाइस, तो आज के इस सेशन को लाइक जरूर कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना,
और चैनल पे नए हो अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कीजिएगा। बाकी की बात, बाकी की चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। और मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को दीपावली के इस पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। ओके गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।